हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के हम अपने अगले टॉपिक के विषय में बात करते हैं। इसके पहले के जो टॉपिक थे उस टॉपिक का नाम था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति को हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं और जो दूसरी स्थिति है जिसे हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति देखिए, वहां कंडीशन क्या थी, अक्षीय स्थिति में कंडीशन क्या थी। अक्षीय स्थिति के लिए हमने आपको बताया था कि एक वैद्युत द्विध्रुव लेना आपको। वैद्युत द्विध्रुव हो गया ये ए बी। इसे आप किसी ऐसे माध्यम में रखिए जिस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो। इन पर आप कुछ आवेश रख लो। इस पर हमने आवेश माइनस क्यू रखा था, इस पर आवेश प्लस क्यू रखा था। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जो होती है ये विपरीत होती है। इनके बीच की जो कुल दूरी थी ये 2l मीटर थी। इसके बाद ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। इसी अक्ष के मध्य बिंदु O से एग्जैक्ट इसी अक्ष के सीध में कोई अदर बिंदु लेना था जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो जब हम अक्ष के सीध में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो जो स्थिति बनती है वो हमारी अक्षीय स्थिति होती है। बात समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के विषय में कि निरक्षीय स्थिति कैसे क्या होता है। चलिए पहले फिगर देखते हैं निरक्षीय स्थिति का। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB। इन पर जो चार्जेस होंगे, इस पर चार्ज माइनस क्यू का और इस पर जो चार्ज है प्लस क्यू का। ये हमारा आवेश होगा और इनके बीच की जो कुल दूरी होती है हम जानते हैं कि इसे 2l से दर्शाया जाता है, 2l से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2l से रिप्रेजेंट करने का वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, इसे 2l से रिप्रेजेंट करने का जो रीज़न होता है वो यही होता है क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष का जब हम मिडिल पॉइंट लेते हैं, मध्य बिंदु लेते हैं, तो दूरियां आधी आधी बढ़ती हैं और जब दूरियां आधी बढ़ेंगी तो 2l का आधा l होगा। अगर हम ये पूरी दूरी l लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बस आप ये दूरी जब आधा करेंगे तो ये l/2 आएगी, जिससे हमारे जब हम इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और कोई मैटर नहीं करेगा। तो आप ये दूरी 2l या l भी रख सकते हैं, लेकिन 2l रखना आपको सोल्यूशन में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव। अब की बार वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर नहीं, निरक्ष पर, उसके निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका मिडिल पॉइंट चूज करते हैं। हम मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु की आवश्यकता क्यों होती है? देखें, दो चार्जेस हैं, यहाँ पे दो आवेश हैं। अब इन दोनों आवेशों के कारण हमें किसी एक बिंदु पर निकालनी है। भाई दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों का एक साथ किसी बिंदु पर निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। से कंडीशन में हम मिडिल पॉइंट चूज करते हैं। भाई अगर ये आपका एक रेखा हो जाए और आपको अगर इसको बैलेंस करना है, मान लीजिए डंडी है, अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या आप यहाँ पकड़ के इसको बैलेंस कर लेंगे? नहीं। इसका जब तक आप मिडिल पॉइंट नहीं रखेंगे तब तक ये बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस होने का मतलब ये, सपोज दैट आप इधर 1 किलो का वेट लटका दो, इधर 1 किलो का वेट लटका दो, तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ जो वेट है ये बैलेंस रहे, तो बैलेंस करने के लिए आप ये जो है इसको बीच में पकड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकले वो बैलेंस रूप में निकले, मतलब दोनों आवेशों के कारण एक ही बिंदु पर जो निकल रहा है वो बैलेंस रहे। इसकी वजह से हम मिडिल पॉइंट चूज करते हैं। तो ये हो गया मध्य बिंदु O। अब इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर? स्मॉल r मीटर की दूरी पर हमें एक अदर बिंदु है P। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो भाई यहां सबको रिलेट करते हैं। ये फिगर को जरा कंप्लीट कीजिए आप। चलिए, हो गया। अब पूरी दूरी कितनी है? 2l है। ये आधा ये आधा, इसका मतलब ये दूरी l होगी और ये दूरी l होगी। हो गई? मान लेते हैं ये जो कोण है ये कोण आपका थीटा है। मान लेते हैं कि ये रेखा और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के बीच का जो कोण बन रहा है वो कोण थीटा है।
अब यहां जरा देखिए, बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जिस आवेश से जिस बिंदु के बीच की जिस आवेश से किसी अन्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। हमें निकालना किसके कारण है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव में कितने चार्जेस? दो चार्ज, दो आवेश, एक आवेश यहां, दूसरा आवेश। तो भाई पहले आप इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकाल लो, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकाल लो, इसके बाद इनका परिणामी मान निकाल दो, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है ये E1 है। कितनी है? E1। प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है कितनी है? E1 है। मैंने बताया था कई टॉपिकों में, पीछे भी कई बार बताया मैंने कि पॉजिटिव आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होता है आवेश से दूर की ओर होता है। जरा देखिए, पॉजिटिव आवेश से दूर की ओर है कि नहीं है, और एक कंडीशन के साथ दूर की ओर होता है कि इस बिंदु को आवेश से मिलाती हुई रेखा के अनुदिश, ये रेखा के सीध में है कि नहीं है, रेखा के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है इसको हम मान लेते हैं ये E2 है। कितनी है? E2। ये देखो, मान लिया हमने माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है ये E2 है, और माइनस आवेश के कारण, माइनस चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसका डायरेक्शन आवेश की ओर होता है। जरा इसका एरो देखिए, आवेश की ओर है। अब यहां मैटर ये करता है कि ये जो E1 E2 हमने मान रखा है इसकी जरा वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको कंडीशन क्या बताया था कि एक बार इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, दूसरी बार इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दीजिए। तो इस आवेश के कारण यहाँ हमने E1 मान लिया, इस आवेश के कारण यहाँ हमने E2 मान लिया। तो चलिए सबसे पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो हमने E1 माना है इसकी वैल्यू निकालते हैं। और वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये आवेश से इस बिंदु के बीच की डिस्टेंस को आपको निकाल लेना होगा। तो B से P की दूरी निकालिए चित्र के अकॉर्डिंग, चित्रानुसार BP बराबर आपको B से P चाहिए, ये डिस्टेंस। यहाँ जरा देखिए, आप अगर ये एक ट्रेंगल यहाँ से बाहर निकालें हमें मालूम है ये L है, ये R है। ये डिस्टेंस अगर निकालना है आपको तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसे सॉल्व करते हैं तो ये R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर ये मिलेगा हमको। यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको देगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ इस त्रिभुज में यही तो मिलेगा। दूसरी बात, ये वाला जो त्रिभुज है, जो दूसरे साइड वाला त्रिभुज है, इस दूसरे साइड वाले त्रिभुज में ये डिस्टेंस कितना है? L ही है। ये डिस्टेंस कितना? R ही है। तो क्या ये बदल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये भी कितना आएगा? अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो A से P की जो दूरी है और B से P की जो दूरी है, ये दूरियां आपस में बराबर। तो ये हो जाएगा AP बराबर BP और BP बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब हमने माना है कि पॉजिटिव आवेश के कारण जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। तो यहां से E1 बराबर, अभी पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओ, बस इतना ध्यान में रखो, ये एक आवेश प्लस Q है, यहां से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इस टर्म को हम पीछे डेरिवेट कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या मिला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला मिला था। जो हमको फॉर्मूला मिला था वो यही मिला था। अब इसी के आधार पर आप इसके पैटर्न को सेट कीजिए। इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो E1 बराबर, पहले तो कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q। किस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज के कारण। मैंने बताया यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल नहीं रखते, यहाँ केवल आवेशों का परिमाण रखा जाता है। तो इसके स्थान पे वो चार्ज हो गया Q बाई, वहाँ जो डिस्टेंस था वो R था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ पे R स्क्वायर के स्थान पे कितना हो जाएगा? अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। हो गया? ये हो गया आवेश से दूर की ओर। तो इसको हम लिखते हैं BP की दिशा में, क्योंकि B से P की ओर जाओगे तो आवेश से दूर की ओर जाना हो गया। अभी तो पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई।
नेगेटिव आवेश के कारण निकालते हैं। नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने मान रखी है E2 है। E2 इज इक्वल टू सेम पैटर्न फॉलो होगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू चार्ज Q बाई ये डिस्टेंस भी कितना है AP का अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल के स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? इस बिंदु पर दो अलग अलग आवेशों के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाली। मैटर ये है कि इनका रिजल्टेंट निकालना है और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशियों का रिजल्टेंट जो होता है वो दिशाओं के आधार पर निकलता है। जरा यहाँ देखिए, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर, क्या एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं। एक दूसरे के समांतर है? नहीं। अब ऐसी स्थितियों में जब ये इनके बीच कुछ कोण बनने लगे, सदिश राशियों के बीच कुछ कोण बनने लगे, तब इस स्थिति में हमें इनके घटकों का वियोजन करना होता है रिजल्टेंट मान प्राप्त करने के लिए। तो इनके घटकों का हम वियोजन करते हैं। उस फिगर को जरा हम यहाँ लाते हैं। ये हो गया बिंदु P, ये है आपका E1, ये है आपका E2। अब आप क्या करो, देखो E1 को यहाँ आपका ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, वहीं समझते हैं। ये जो E1 है वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत तथा समांतर घटकों में वियोजन कर दीजिए। तो इनका जब आप वियोजन करेंगे तो ये हो गया इसका लंबवत घटक E1 साइन थीटा, और इसका जब आप समांतर घटक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इसको तोड़िए, E2 का लंबवत घटक टूटेगा E2 साइन थीटा। E2 का लंबवत घटक तोड़ेंगे, सॉरी समांतर घटक तोड़ेंगे तो वो आ जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। घटकों का वियोजन हो गया। अब जरा यहाँ देखो, अभी हम बात करते हैं E1 E2 की। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, E1 और E2 के मान देख लो बराबर है कि नहीं है। जो मान E1 का वही मान E2 का है। इसका जो डायरेक्शन होगा ये AP की दिशा में होगा। तो E1 E2 आपस में बराबर है। यहां जरा बात करते हैं, अगर E1 का मान E2 के मान के बराबर है तो ये दोनों परिमाण बराबर हो गए कि नहीं हो गए? यानी E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा, दोनों मान आपस में बराबर हैं। और अगर ये दोनों मान आपस में बराबर हैं तो यहाँ जरा इनके डायरेक्शन को देख लो, एक का डायरेक्शन ऊपर दूसरे का डायरेक्शन नीचे, यानी ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और अगर ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हैं और परिमाण समान है इनका, निरस्त हो गए वहीं। अब यहाँ पे बचा कौन? केवल बिंदु P पर बचा है E2 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, इसके अलावा अब यहाँ कोई नहीं बचा। तो यहाँ जो परिणामी मान देगा हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो ये देगा। ठीक है, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वाली E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। चूंकि E1 के मान E1 E2 का मान आपस में बराबर है, रख दीजिए। जरा E1 का मान पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई, यहाँ जरा स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस E2 का मान जरा रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा E2 क्यू बाई, इधर इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आपको जो कॉमन दिख रहा है वो बाहर निकाल दीजिए। अच्छा देखिए, सारी वैल्यू एक ही है, ये भी वही मान, ये भी वही मान, जुड़ करके हो जाएगा 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हो गया। अब मैटर ये है, आप यहाँ कॉस थीटा का मान निकालो। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ चले आओ। यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये कोण कितना है? थीटा है। ये कितना है? आर है। ये कितना है? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। ये कितना है? यल। यहाँ पे ये ट्रायंगल मिल गया हमको।
इस ट्रायंगल से जरा इस कोण के लिए कॉस का मान निकाल दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार हो गया आपका यल, कर्ण कितना हो गया अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। कॉस थीटा का मान मिल गया, यहाँ जरा पुट कर दो, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2q बाई आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर गुणे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी यल बाई आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर विथ अंडर रूट ऊपर 2ql, और हम जानते हैं 2ql इज इक्वल टू पी। हम जानते हैं कि 2ql इज इक्वल टू कितना होता है p होता है, तो आप 2ql के स्थान पे p पुट कर दीजिए। तो यहां ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ 2ql के स्थान पे p बटा इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2। अब फिर वही बात, यदि आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन यल तो आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर को, सॉरी यल स्क्वायर को, तो यल स्क्वायर यहाँ पे शून्य हो जाएगा, और ये जब यल स्क्वायर शून्य हो गया तो यहाँ जरा देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यल स्क्वायर खत्म हो गया, और ये आर स्क्वायर से ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आर के पावर 3। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका पूरा निरक्षीय स्थिति। एक बार ध्यान से इसे फिर से समझिएगा, टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें अगेन कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।